चलिए सबसे बड़ी और अहम खबर। जसवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो जानकारी दे रहे थे खबर पर। 24 फरवरी सन 2022। तो क्यों ना शुरुआत करें कुछ पंक्तियों के साथ। भरा आकाश डमपंडल धुएं की बौछार है, सिसक रही है मानवता, भला ये कैसा नरसंहार है। हम बात कर रहे युद्ध की, हम बात कर रहे वहां पर लगातार हो रहे हत्याओं की, हम बात कर रहे तड़पती माओ की, बेटों की, बेचारे और असहाय लोगों की जो यूक्रेन और रूस की जंग में अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर युद्ध से जुड़ी आ रही है। 1 साल पूरे हो चुके युद्ध को लेकर अभी भी लगातार रूस बमों के बौछार करा और अभी भी लगातार हमले यूक्रेन पर हो रहे हैं। रवीश जी हाँ, और जब ये युद्ध शुरू हुआ था लगा नहीं था कि 1 साल, इतना लंबा वक्त इस युद्ध में जाएगा, गुजरेगा, लेकिन 1 साल हो गए, तबाही ही तबाही देखने को मिली। यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग भी हुई थी, भारत उसमें तटस्थ रहा था, लेकिन 1 साल हो गए और तबाही का मंजर अभी भी जारी है। नीतू, तो कुल मिलाकर 365 दिन हो गए और ऐसे में कहा जा सकता है कि ये युद्ध जो है अभी भी चलेगा। क्योंकि अगर कुछ दिन पहले की बात करें, आपको याद होगा कि जब कीव पहुंचे थे जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति, और उसके बाद उन्होंने जो कहा था कि वो यूक्रेन के साथ है, फिर पुतिन का भी संबोधन सभी लोगों ने सुना कि वो इस युद्ध में तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक यूक्रेन नहीं झुकता है। तो कुल मिलाकर अगर पुतिन को देखा जाए तो पुतिन अभी भी इस युद्ध में पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे जब तक यूक्रेन पीछे नहीं हटता है, झुकता नहीं है। लेकिन जेलेंस्की मजबूती के साथ अपने नागरिकों के साथ इस युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में दूसरे देश भी जेलेंस्की की मदद कर रहे हैं। सागर, ओवर टू यू। तो चलिए फिलहाल न्यूज रूम में एक और बड़ी खबर आ रही है युद्ध से जुड़ी। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी भी लगातार देखिए वहां पर हमले जारी हैं। इस समय ग्राउंड रिपोर्ट कैसी है यूक्रेन की वो हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, यूक्रेन पर अभी भी हमले जा रहे हैं लेकिन यूएन पूरी तरह से एक्टिव है। ऑस्ट्रेलिया ने भी मदद का ऐलान किया है यूक्रेन को, यूएन में युद्ध खत्म करने का प्रस्ताव पास अब। लेकिन क्या युद्ध अब खत्म होगा क्या? क्योंकि इस तरह के प्रस्ताव, पश्चिमी देशों का एक्शन, नाटो देशों का एक्शन हमने बहुत देखा, लेकिन अभी भी युद्ध जो है जस का तस जारी है। 141 देशों का यूक्रेन को समर्थन, लेकिन भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत और चीन वोटिंग से दूर रहे हैं, लेकिन युद्ध लगातार जारी है। लेकिन तबाही के मंजर की अगर तस्वीरों को आप देखेंगे, लोगों ने अपनों को खोया, कई लोगों ने अपने हाथों में हथियार उठा लिया, कई लोगों ने कहा कि अपने देश के लिए हम अब जाएंगे और युद्ध करेंगे और सामना करेंगे रूस का। एक बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया भी मदद का ऐलान अब किया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, रूस यूक्रेन जंग पर ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध अब लगा दिए हैं और ये प्रतिबंध कई शख्स पर लगाए गए, 90 लोग हैं उसमें, और 40 रूसी संस्थानों पर भी बैन लगाया ऑस्ट्रेलिया ने। रवीश जी हाँ, बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जंग के 1 साल पूरे होने पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो यूक्रेन की मदद करेगा, प्रतिबंध लगा दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन जंग के बीच ऑस्ट्रेलिया ने बड़े प्रतिबंध लगाए। साथ ही साथ 1 साल पूरा होने से ठीक पहले जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति, वहां पे पहुंचे थे और उन्होंने यूक्रेन को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था। ये वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की मदद ही है कि यूक्रेन इतने दिनों तक युद्ध में टिका हुआ है, लेकिन अभी और मदद की जरूरत पड़ेगी। नीतू, बिल्कुल, और आपको याद होगा जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो हमने देखा था कि यूक्रेन पूरी तरह से खंडहर में तब्दील होता जा रहा था। उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध कहीं ऐसा तो नहीं है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा हो। हालांकि पूरा जो बाकी देश, अगर हम कहें, जिस तरह से हिंदुस्तान ने भी मदद की यूक्रेन की, हालांकि रूस को भी समझाने की कोशिश की कि दोनों ही आपसी सहमति। एक बहुत बड़े स्टेटमेंट्स के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभरे, वहां पर यूक्रेन से भी बात करी उन्होंने और व्लादिमीर पुतिन से भी बात करी, और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का यही कहना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ वो भी देख रहे थे कि शायद मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जो इस शांति की जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, लेकिन अगर हम बात करें आज के दिन भी यूक्रेन में हालात वैसे ही हैं। देखिए 24 फरवरी आपको याद होगा जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी भी हालात जस की तस है। हमारे 2 सहयोगी भी यहां पर हैं, लेकिन 24 फरवरी सन 2022 से लगा है, 24 फरवरी सन 2023 तक की तस्वीरें कैसी हैं, रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। जंग की जब जब बात होती है तो हर किसी का दिल कांप जाता है, और खासकर उन लोगों का जिनके अपने इस जंग के मैदान में अपने देश के लिए लड़ रहे होते हैं।
रूस और यूक्रेन की जंग को हुआ 1 साल। लाखों लोगों ने गंवाई अपनी जिंदगी, हजारों लोग हुए बेघर, करोड़ों का हुआ नुकसान। आखिर क्यों शुरू हुई ये जंग? चलिए शुरू से बताते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 1 साल हो गया है। बीते साल रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ओर से सैन्य कार्यवाही के आदेश के बाद यूक्रेन पर हमला किया गया। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव का मामला कोई नया नहीं है। दरअसल यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के काफी नजदीक है, लेकिन ये नजदीकी रूस को पसंद नहीं आई। बात है साल 1991 की। इस साल यूएसएसआर का डिवीजन होता है तो छोटे छोटे देश बनते हैं। उनमें से एक देश था यूक्रेन। यूक्रेन का अलग होना रूस के लिए सबसे ज्यादा पेनफुल था और सेपरेशन भले ही हो गया था, पर चलता यूक्रेन रूस के इशारों पर ही था। पुतिन हमेशा से कहते आए हैं कि रूस और यूक्रेन हमेशा से अपना इतिहास और कल्चर शेयर करते आए हैं। उस जमाने में यूक्रेन और रूस के बीच एक डील हुई थी, जिसके तहत 1996 में यूक्रेन अपने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब रूस को दे आया था। आज अगर वो बॉम्ब होते तो हालात बिल्कुल अलग होते। तबाही, युद्ध और मातम, लोग अपनों से बिछड़े और हाथों में हथियार उठाए। कैसा रहा 365 दिन युद्ध का, ये अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध को आज 1 साल पूरे हो चुके हैं और इन 1 सालों में कुछ हासिल नहीं हुआ, केवल तबाही के अलावा। अगर हम बात करें नुकसान की, तो बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को युद्ध का आदेश ये दिया था और कीव की सड़कों पर लगातार दिखाई दे रही थी बख्तरबंद गाड़ियां, तोप और वहां पर लड़ाकू विमानों की आवाजें। देखिए, यूक्रेन युद्ध में रूस को देखिए बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन ये युद्ध अभी लगातार जारी है। चलेंगे सहयोगी रवीश के पास। जी हाँ, बिल्कुल। अगर यूक्रेन को हम देखें ढंग से नीतू, तो ईस्टर्न यूक्रेन की अगर बात करें, वहाँ रूसी आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम वेस्टर्न यूक्रेन की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा जो तबाही है वो रूसी फोर्सेस ने मचाई है और उसका खामियाजा जो है वो यूक्रेन को भुगतना पड़ा है। और ऐसे में रवीश, कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि आखिर ये युद्ध कैसे पनपा, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो इसको समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी है। साल 2014 से पहले यूक्रेन और रूस के संबंध काफी अच्छे थे। वो इसलिए थे क्योंकि यूक्रेन में जो सरकार थी वो रूस की कठपुतली सरकार थी और वो रूस के हिसाब से ही चलती थी। सारी पॉलिसीज रूस के हिसाब से होती थी। यूएस और यूरोप में इतना दम नहीं था कि वो यूक्रेन को बहका लें। फिर 2014 में ऐसा क्या हुआ जो रूस की सरकार यूक्रेन को अपने हिसाब से नहीं चला पाई और यूक्रेन यूएस और यूरोप के इन्फ्लुएंस में आ गया। बस कहानी यहाँ से बिगड़ती है। यूक्रेन के अंदर भी 2 ग्रुप्स हैं, एक वो जो रूसी भाषा बोलते हैं और रूस के सपोर्टर्स हैं, दूसरे वो जो नेटिव यूक्रेनियंस हैं। इन यूक्रेनियंस का झुकाव यूरोपियन देशों की तरफ ज्यादा रहता है, जो बीच बीच में आवाज भी उठाते रहते हैं कि सरकार प्रो रशियन है। साल 2010 से साल 2014 तक यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे विक्टर। इनको कहा जाता है कि ये प्रो रशिया थे। इनको यूरोपियन यूनियन की एक मीटिंग में बुलाया गया और इनको यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफर हुआ, जिसको ये मना करके आ गए। इसके लिए इनके खिलाफ यूक्रेन में जमकर प्रोटेस्ट हुए। ये प्रोटेस्ट नवंबर 2013 से शुरू हुए और फरवरी 2014 तक चले। ये प्रोटेस्ट इतने बड़े लेवल पर चले गए कि प्रेसिडेंट विक्टर को अपनी जान बचाकर रशिया भागना पड़ा। अब इस इंसिडेंट के बाद जितने भी अधिकारी थे उनको ये समझ में आ गया कि अगर रशिया की ज्यादा जी हुजूरी हुई तो खुद को पावर में बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ से यूक्रेन के पास 2 ऑफर थे। एक तो ये कि रशिया की परछाई में जो चल रहा है वैसा चलता रहे, दूसरा ये था कि यूरोपियन देशों के साथ खुद को जोड़ा जाए। तो रिपोर्ट आपने देखी और आप सोच रहे होंगे कि रूस के पास इतने हथियार है, रूस इतना पावरफुल कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी वो यूक्रेन पर कब्जा क्यों नहीं कर पा रहा है। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह है कि रूस जो इतना शक्तिशाली देश है, दुनिया भर को जो वेपन है उसको सप्लाई करता है, क्या दिक्कत है। रूस का लक्ष्य यूक्रेन पर पूर्ण रूप से कब्जे का है ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि वो यूक्रेन पर पूर्ण रूप से कब्जा करना ही नहीं चाहता है। यूक्रेन पर हमले की शुरुआत करते वक्त ही
पुतिन ने शब्दों में साफ कहा था कि उनका लक्ष्य यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा था कि रूस यूक्रेन से नाजीवादी ताकतों को उखाड़ फेंकेगा और खुद की रक्षा करेगा, यानी कि नाटो की बात उन्होंने कही थी। रूस का लक्ष्य डोनबास क्षेत्र से यूक्रेनी सेना को खदेड़ना और यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन करना है, यानी कि जेलेंस्की को हटाना चाहते हैं वहां से। नाटो के सहयोग से ना जाए यूक्रेन, ये भी चाहते हैं। रूस भी जानता था कि इस काम में लंबा समय लगने वाला है, हालांकि पुतिन ने इतने लंबे वक्त की भी उम्मीद नहीं की थी। पुतिन शायद ये नहीं सोच रहे थे कि 1 साल का वक्त इसमें गुजर जाएगा। उन्हें भी लगता था कि मुश्किल से 1 या 1.5 महीने में डोनबास पर वो कब्जा कर लेंगे और यूक्रेन से एक बड़ा हिस्सा जो है रूस छीन लेगा। लेकिन 1 साल हो गया है। लेकिन पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप ने पुतिन के सपनों पर पानी फेर दिया। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने मदद दी है, जिस तरीके से यूरोप ने मदद की, जिस तरीके से अमेरिका ने मदद की, बहुत लंबा युद्ध जो है वो खिंच गया। नीतू, तो कुल मिलाकर ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि आखिर रूस जो है यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पा रहा है। लेकिन रवि सागर, आपको याद होगा कि कैसे रूस जो है एक के बाद एक दमदार मिसाइलों से अटैक करता है। कीव शहर आपको याद होगा यूक्रेन का पूरी तरह से खंडहर हो गया। बिल्कुल, हम बात कर लेते हैं मारियोपोल की, खार्किव की, फिर उसके बाद जो आसपास के तमाम इलाके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो तमाम वहां से छात्र वापस लौटे, आज भी उनकी पढ़ाई चौपट हो चुकी है। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर यूक्रेन कैसे रणनीतियां बनाया। नीतू, यूक्रेन की राजनीतिक पार्टियां ये बखूबी जानती थी बहुत अच्छे से कि यूरोपियन देशों से नजदीकी बढ़ाना बहुत जरूरी है युद्ध के समय, और इसीलिए रूस जो है ये बिल्कुल नहीं चाह रहा था, और ये इस बात के लिए वो बिल्कुल भी गंवारा नहीं था उसे कि कैसे वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन उसके हाथ से छूट जाए। ऐसे में कैसा रहा ये साल, और जो रूस की तरफ से कदम उठाए गए, जो सख्त कदम उठाए गए हैं और जो मिसाइलें दागी गई है, अब ये रिपोर्ट देखिए कि उसकी दागी गई मिसाइलों से यूक्रेन किस तरह से तबाह हुआ। रशिया शुरू से ही यूरोप में नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा सप्लायर रहा है। आपको बता दें कि 30% नेचुरल गैस यूरोप को रशिया देता है, और ये नेचुरल गैसेस पाइपलाइन के जरिए यूरोप के अलग अलग देशों में भेजी जाती हैं। और जिस देश से ये पाइपलाइन होकर गुजरती हैं, वो देश पाइपलाइन गुजारने का रेंट लेता है। इस गैस पाइपलाइन के जो रूट थे वो यूक्रेन से होकर गुजरते थे। अब 2014 के बाद जब यूक्रेन की सत्ता में खलबली मची, तो यूक्रेन ने रूस से पाइपलाइन गुजारने का $33 बिलियन मांगना शुरू कर दिया। जबकि 2014 तक यूक्रेन रूस का इकोनॉमिक पार्टनर था, लेकिन इसके बाद हालात पलट गए। रूस चाहता था कि यूक्रेन यूक्रेनियन इकोनॉमिक यूनियन को ज्वाइन करे, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, लेकिन यूक्रेन ने इस चीज को सिरे से खारिज कर दिया। साल दर साल यूक्रेन की नजदीकियां यूरोपियन कंट्रीज से बढ़ती रहीं और रूस खून के घूंट पीता रहा। पर असल कहानी जब शुरू होती है जब यूक्रेन ने नाटो का मेंबर बनने के लिए अपना सीरियस इंटरेस्ट दिखाया। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो आपने जान लिया कि कैसे रूस ने हर कोशिश की और उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए। इस युद्ध में यूक्रेन को किस तरह से मदद मिली और पश्चिमी देशों की मदद मिलने के बाद रूस को कैसे उसके जो मंसूबे थे उसे पूरा नहीं करने दिया यूक्रेन ने। अब इसे भी जान लेते हैं कि पश्चिमी देशों का साथ मिलने के बाद यूक्रेन स्ट्रांग हो गया और रूस के सपनों पर पानी फिर चुका है। रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए पश्चिमी देश आगे आए। पश्चिमी देशों ने मिसाइलें दी, इसके अलावा हर मदद जो है वो की है। युद्ध के पहले महीने से ही तुर्की को छोड़ नाटो के हर एक देश ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए हैं। जब जिस देश से जेलेंस्की ने मदद मांगी उस देश ने मदद की है। तुर्की ने युद्ध की शुरुआत के पहले ही यूक्रेन को अपना बायर कार्टर TB2 ड्रोन बेचा था। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन है। ड्रोन ने रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था, कि जिसका जिक्र मैंने किया। बहुत ही ये हाईटेक ड्रोन है जिसका इस्तेमाल किया गया इस युद्ध में। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, लिथुआनिया, लातविया और नॉर्वे ने यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई की थी। तो कुल मिलाकर इस तरह से पुतिन के सपनों पर पानी फिर गया। ओवर टू यू रवीश। और इस युद्ध में नाटो की भूमिका भी सागर काफी ज्यादा अहम हो जाती है। 1949 में नाटो को बनाया गया था और इसका एक ही उद्देश्य है कि अगर एक कंट्री पे हमला होता है तो पूरे ग्रुप में माना जाता है कि उस पर हमला किया गया है। अब नाटो ने किस तरीके से यूक्रेन को मदद पहुंचाई, देखिए इस रिपोर्ट।
नाटो को यूएस और यूरोप ने यूएन को काउंटर करने के लिए बनाया था, ताकि यूएसएसआर छोटे छोटे देशों पर कब्जा न कर दे। नाटो की जब शुरुआत हुई थी तब इसमें 11 देश शामिल थे, पर आज कई देश नाटो के मेंबर बन चुके हैं और आज की तारीख में नाटो में 30 देश मेंबर हैं। देखिए, जब वेस्ट देशों में नाटो अपने मेंबर बढ़ा रहा था तब रूस चुप था, लेकिन रूस को इस बात से दिक्कत होने लगी थी कि अमेरिका एक स्ट्रेटजी के तहत धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज को नाटो का मेंबर बना रहा है, जिससे एंटी नेशनल कंट्रीज का ग्रुप बड़ा हो रहा है। दूसरी चीज, रूस के बॉर्डर पर अमेरिका की मिसाइल और फौज पहुंच रही है, और अगर यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बन गया तो रूस के लिए खतरा और बढ़ सकता है। तो चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं कि आखिर विश्व युद्ध का खतरा कैसे मंडरा रहा है पूरे विश्व में। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में अब सबसे ज्यादा चर्चा चीन की हो रही है, क्योंकि चीन की एंट्री हो चुकी है, इसीलिए कहा जा रहा है कि विश्व युद्ध का खतरा। वहीं अमेरिका ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन की जंग में अगर रूस के साथ अगर चीन अगर दिखाई दिया तो वो भी आक्रमण करेगा, वो भी पूरी ताकत के साथ। लेकिन विश्व युद्ध का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि अगर रूस के साथ चीन जंग में कूदेगा तो विश्व युद्ध यहां पर हो सकता है। ये चेतावनी जेलेंस्की भी दे रहे हैं, अमेरिका भी दे रहा है, लेकिन क्या ये विश्व युद्ध हो सकता है क्या? जेलेंस्की ने कहा कि चीन रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में किसी तरह की मदद नहीं देगा। लेकिन अगर हम बात करें ताजा हालात को लेकर तो अभी भी वहां पर वैसे ही जैसे पहले थे। रवीश जी हाँ, तो ये हमने डिटेल्ड एनालिसिस आपको दिखाया और जैसा कि सागर भी आपको बता रहे थे कि कहीं इससे विश्व युद्ध का खतरा तो नहीं है, लेकिन इस बीच जो पूरा विश्व है वो भारत की तरफ देख रहा है। भारत ही वो मुल्क हो सकता है जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति का स्थायित्व ला सकता है। नहीं तो कुल मिलाकर आज 2 बजे के बुलेटिन में हमने दिल्ली से लेकर अजनाला तक का जिक्र किया। इसके अलावा 365 दिन कैसे रहे यूक्रेन और रूस युद्ध का, इस पर भी विस्तार से जानकारी दी। सागर तो बिल्कुल जहां बातों से सुलह हो सकती थी वहां पर नरसंहार हुआ, लेकिन अभी भी तस्वीरें बदली नहीं, क्योंकि उनका वही व्यवहार है। एक छोटा सा ब्रेक, युद्ध कब खत्म होगा चिंता का विषय, कल फिर हाजिर होगा।